हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। SJB वर्कमैन ट्रेनिंग। तो कल आपका एग्ज़ाम है ना। आप सभी के पास एडमिट कार्ड आ चुके होंगे और आपने आधार कार्ड ले जाना अपने साथ, है ना, आईडी प्रूफ के लिए। तो वीडियो को करते हैं हम शुरू। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जो टरबाइन से जुड़े क्वेश्चन है ना। आज आपके लिए लाए हैं हम, लास्ट क्लास है, 150 क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, है ना। आज प्लस कर दिया है हमने अपनी मैराथन क्लास में। तो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ मुझे लगता कि ये आपको आ सकते हैं, है ना, क्योंकि जो हमारी SJBN है ना, जिस पे एग्ज़ाम दे रहे हैं हम, तो वो वर्क करती है आपके हाइड्रो पावर प्लांट और थर्मल, विंड और सोलर के ऊपर वर्क करती है। तो उनसे इनमें से मैंने क्वेश्चन लाए हैं सोलर के और टरबाइन से जुड़े, है ना, हाइड्रो में जो यूज होते हैं कंपोनेंट। तो पहला आपके पास क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र में बिजली उत्पन्न करने के लिए कौन सी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, है ना। जो हाइड्रो में कौन सी इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कौन सी एनर्जी का यूज करते हैं, तो वो होती है आपके पास काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इज ए नहीं, बी राइट आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाइड्रो पावर प्लांट में टरबाइन किससे घूमती है ना। टरबाइन तो आप समझते होगे, जिसके जो कि जनरेटर के साथ कनेक्ट होती है ना। तो वो होती है, हवा में नहीं होती है, भाप में नहीं होती है, गैस में नहीं होती है, वो होती है आपकी जल के प्रवाह में, फ्लोइंग वाटर के द्वारा क्या करते हैं हम, टरबाइन को घुमाते हैं। और उसके बाद पावर प्लांट में जनरेटर में कौन चलाता है ना, तो वो चलाती है आपको टरबाइन। अभी पढ़ा आपने ना, वाटर के द्वारा हम टरबाइन को स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। उसके बाद पेन स्टॉक का काम पूछा है ना। पेन स्टॉक होता है सर, यहाँ से डैम होता है, तो इसका काम पूछा है पेन स्टॉक का। पेन स्टॉक से क्या करते हैं हम, जो पानी को टरबाइन तक ले जाए, है ना, उसको क्या कहते हैं, पेन स्टॉक। डैम होता है, यहाँ से लगी होती है पेन स्टॉक और यहाँ पर टरबाइन घूमती है। तो क्या काम करता है, पानी को टरबाइन तक ले जाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कैरी वाटर टू टरबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रो पावर प्लांट में जनरेटर कौन सी ऊर्जा को बदलता है। तो ये आपको पता ही, क्या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। आप जनरेटर जो आप यूज़ करते होंगे आसपास के एरिया में, या हाइड्रो पावर प्लांट में जनरेटर यूज़ करेंगे, तो वो करेगा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट। और सोलर टू इलेक्ट्रिकल ये करते हैं सोलर के द्वारा ना, सौर ऊर्जा को। और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल ये बैटरी में होती है। और थर्मल टू इलेक्ट्रिकल ये होगी आपके थर्मल पावर प्लांट में। उसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट का जो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है ना, प्राइमरी एनर्जी सोर्स क्या है आपके पास, वाटर है। कोयला, ऑयल, जो ट्रांसफार्मर होते हैं, सॉरी, जो जनरेटर होते हैं, बैंकों में देखे होंगे आपने, हॉस्पिटलों के पास देखे होंगे, तो वो ऑयलों के द्वारा होते हैं ना। जैसे कि पेट्रोल डालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। कोयले से क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट में स्टीम तैयार की जाती है, जल हाइड्रो में। तो हाइड्रो पूछी है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद जल विद्युत संयंत्र है ना, जो पानी की ऊंचाई को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हेड, है ना। जो ऊंचाई को कहते हैं हेड। उसके बाद कौन सा उपकरण हाइड्रो पावर प्लांट, है ना, प्लांट में बिजली उत्पन्न करता है, तो अल्टरनेटर करते हैं, जो कि टरबाइन को हम घुमाएंगे किसके द्वारा, जल के द्वारा। और अल्टरनेटर के साथ होती है कनेक्टेड टरबाइन हमारे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मोटर आपको पता है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है, जनरेटर का भी बता दिया मैंने, टरबाइन घूमती है ना। अल्टरनेटर भी करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, हाइड्रो पावर प्लांट में टरबाइन और जनरेटर जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है, तो वो होता है शाफ्ट। इस साइड आपका जनरेटर होगा, इस साइड आपकी टरबाइन होगी, है ना। उसके बाद क्वेश्चन है, हाइड्रो पावर स्टेशन में सर्ज टैंक का उपयोग किस लिए किया जाता है। जो ये सर्ज टैंक वाला है, तो ये पीछे भी आपके 2023 के एग्जाम में पूछा था, है ना। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है, सर्ज टैंक का, है ना। जो जल दबाव है ना, जल को क्या करता है, प्रेशर के साथ भेजता है, किसके ऊपर, टरबाइन के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, है ना। टू कंट्रोल वाटर प्रेशर, पेन स्टॉक के द्वारा क्या करता है, वाटर को प्रेशर के साथ फ्लो करते हैं, टरबाइन हमारी घूम जाती है। अब क्या क्वेश्चन दिया है आपके पास, जल विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाली टरबाइनें भी कई प्रकार की होती है ना। तो कौन कौन सी होगी वो हर क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे आगे। तो इसमें क्या बोला है, चयन किस प्रकार करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं, तो वो होता है हेड, प्रवाह, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हेड मतलब कि ऊंचाई भी होनी चाहिए, प्रवाह भी होना चाहिए, प्रेशर भी होना चाहिए ना। उसके बाद इसमें क्या एग्जाम्पल दिया है, टरबाइन का प्रकार और फ्लो पर निर्भर करता है। जैसे कि प्लेटन हाई हेड के लिए, है ना, कपालन लो हेड के लिए यूज करते हैं हम। दो टरबाइनें दी है ना, एक हाई के लिए और एक लो के लिए। हाई के लिए करेंगे हम प्लेटन हाई हेड और कपालन लो हेड के लिए। तो वीडियो आप लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, वीडियो को भी लाइक कीजिए, है ना। इसी तरह से हम वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। क्वेश्चन दिया है, प्लेटन व्हील टरबाइन किस प्रकार के हेड के लिए उपयुक्त है। कौन कौन सी होती है टरबाइनें,
पेल्टन व्हील टरबाइन और कपालन है ना, पीछे पढ़ा हमने टरबाइन कपालन लो के लिए यूज़ करते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन दिया है फ्रांसिस टरबाइन, एक और टरबाइन आ गई है ना, इसका यूज़ क्या करते हैं हम, मीडियम हेड बीच में। इस टरबाइन का क्या होता है, जो हेड और फ्लो रेट वाले प्लांट में सबसे सामान्य होती है। उसके बाद क्वेश्चन है पेल्टन व्हील टरबाइन किस प्रकार की टरबाइन है, किस प्रकार की टरबाइन है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। उसके बाद कपालन टरबाइन किस प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी रिएक्शन टरबाइन। कपालन एक एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है जो लो हेड और हाई डिस्चार्ज वाले स्थानों के लिए उपयोग करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में टेल रेस का कार्य क्या है। जो टरबाइन से निकले है ना, जो पानी निकलेगा वो वापस नदी में जाना चाहिए, है ना। जो पानी हमने टरबाइन के ऊपर डाला तो वो पानी वापस जाना चाहिए नदी में। उसके बाद क्वेश्चन है पेन स्टॉक पाइप में पानी का दबाव अधिक क्यों होता है। क्योंकि देखो ऊंचाई से हम नीचे के लिए पानी फ्लो करते हैं तो वो प्रेशर के साथ जाएगा, ऊंचाई से नीचे की ओर पानी लाती है तब होता है उसके अंदर दबाव, अधिक दबाव होता है। उसके बाद हाइड्रो पावर स्टेशन में ड्राफ्ट ट्यूब का क्या कार्य होता है। ड्राफ्ट ट्यूब का कार्य होता है जो टरबाइने के पीछे लगाई जाती है ना, पीछे लगाई जाती है ड्राफ्ट ट्यूब टरबाइन के, और ताकि जो जल है ना, निकलते जल को जो काइटेनिक एनर्जी को भी उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि जो हमने यूज़ किया पानी है ना, उसका फिर से आप यूज़ कर सकते हैं। नो पोल्यूशन नो लॉसेज, पानी का है ना, पानी एक बार यूज़ किया तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं उसके बाद में। हाइड्रो पावर प्लांट में जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन फैराडे लॉ। हाइड्रो पावर प्लांट में उपयोग हो जाने वाली अल्टरनेटर होती है तो वो होती है वर्टिकल शाफ्ट टाइप, है ना। वाटर टरबाइन वर्टिकल डायरेक्शन में घूमती है ना, वर्टिकल में घूमती है और वर्टिकल शाफ्ट अल्टरनेटर में उपयोग होता है। किस दिशा में प्रवाह करती है फ्रांसिस टरबाइन, तो वो की जाती है मिक्स्ड फ्लो के लिए, है ना, मीडियम हाई के लिए आपको बता दिया, है ना। अब बताइए एफिशिएंसी कितनी होती है हाइड्रो पावर प्लांट की, तो वो होती है 85 से 90% तक, 90% तक। निम्न में से कौन सा घटक हाइड्रो पावर प्लांट का हिस्सा नहीं है। कंडेंसर, देखो पेन स्टॉक भी है, ड्राफ्ट ट्यूब भी आपने पढ़ा, सर्ज टैंक भी पढ़ा, अभी तक हमने कंडेंसर नहीं पढ़ा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट में लोड फैक्टर सामान्यतः कितना होता है, तो वो होता है लो रहना ही चाहिए पावर फैक्टर, है ना। अगर पावर फैक्टर बढ़ेगा है ना तो क्या होगी, हमारी पावर लॉस होगी ज़्यादा, तो लो रहना चाहिए। जितना अच्छा पावर फैक्टर रहेगा उतने आपके लॉसेस कम होंगे। हाइड्रो पावर प्लांट में जल संग्रहण, जल स्टोर को वाटर स्टोर, है ना, वाटर स्टोर इन विच पार्ट ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट, तो वो किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है हाइड्रो पावर प्लांट का सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण लाभ क्या है, इससे क्या होता है। नो पोल्यूशन, पोल्यूशन इससे नहीं फैलता है किसी भी प्रकार का। थर्मल में होता है पोल्यूशन, धुआं निकलता है, लेकिन इसमें नहीं निकलता है इस तरीके से, तो इसका आंसर रहने वाला है नो पोल्यूशन। धुआं आपके निकलेगा कोयले में, है ना, अधिक शोर से भी होते हैं अन्य, है ना, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है हाइड्रो पावर स्टेशन में, है ना, ये पूछा है कि क्या कार्य करता है, फॉरवे में क्या कार्य करता है, तो जल को अस्थायी रूप से ना टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किसी हाइड्रो टरबाइन में स्पेसिफिक स्पीड किससे संबंधित है, तो वो होती है हेड एंड फ्लो, है ना। जितनी आप हेड से पानी को फ्लो करते हैं टरबाइन के ऊपर तो उस हिसाब से आपकी टरबाइन घूमेगी, है ना। तो टरबाइन जितनी घूमेगी इतना आपको ईएमएफ उत्पन्न होगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी। हाइड्रो पावर प्लांट में प्रारंभिक लागत कैसी होती है, तो दोस्तों हाई होती है ना। इसमें आप डैम बनाते हो, है ना, बहुत कुछ टनल बनाते हो, ये क्या होता है, कॉस्टली होता है, महंगा होता है। हाइड्रो पावर स्टेशन का रखरखाव खर्च कैसा होता है, मेंटेनेंस कैसा होता है, मेंटेनेंस तो इसका लो होता है ना, लेकिन लागत क्या होती है, हाई होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, लो। अगर टरबाइन की गति स्पीड घट जाती है तो क्या डिफॉल्ट पड़ता है, जनरेटर में वोल्टेज घटेगा। अभी मैंने बताया आपको जनरेटर जितनी तेज़ घूमेगी, है ना, जितनी चाहिए जनरेटर के लिए उस हिसाब से घूमेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा, अगर घट जाएगी तो वोल्टेज घटेगा। वोल्टेज में क्या होगा, घटाव मिलेगा आपको, आरपीएम कम मिलेगा, जिससे वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दोनों घटते हैं, है ना, याद रखना क्या घटते हैं, दोनों घटते हैं। उसके बाद यदि टरबाइन पर लोड अचानक बढ़ जाए ना, लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, वो लोड हो गया तो स्पीड डिक्रीज होगी, स्पीड डिक्रीज क्या पूछा है, लोड बढ़ जाएगा ना, लोड बढ़ने से क्या होगी, स्पीड हमारी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद
गवर्नर का काम क्या होता है, ये गवर्नमेंट वाला नहीं है, गवर्नर होता है एक जो कि स्पीड को नियंत्रित करता है, टरबाइन की गति नियंत्रित करना गवर्नर का काम होता है। उसके बाद पेन स्टॉक पाइप फट जाएगा तो क्या होगा, है ना, पानी का प्रवाह रुक जाएगा, टरबाइन रुक जाएगा, स्टेशन बंद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है सर्च टैंक का उपयोग क्यों किया जाता है ना, जल दाब नियंत्रण करने के लिए, प्रेशर के लिए, है ना, प्रेशर के लिए सर्च टैंक बनाया जाता है ऐसे हाइट में ना। फिर यहाँ से इस तरीके से यहाँ से ली जाती है पानी नीचे टरबाइन के ऊपर, टरबाइन घूमने लग जाती है। उसके बाद जनरेटर ओवरलोड हो जाए तो क्या होगा ना, जो बाइंडिंग है वो हो जाएगी हीट अप होगी, है ना, ओवर हीटिंग होगी, इससे बढ़ेगी नहीं ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। उसके बाद हाइड्रो जनरेटर की स्पीड कैसे मेंटेन होती है ना, क्या करते हैं, एक्साइटेशन सिस्टम होता है ना, गवर्नर सिस्टम से क्या करते हैं, स्पीड कंट्रोल करते हैं, ये आपने अभी भी पढ़ा। और दूसरी होती है आपके पास टरबाइन गेट कंट्रोल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ए और सी। एक्साइटेशन सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है, एक्साइटेशन का मतलब क्या है, एक जनरेटर है उसको एक्साइट करने के लिए हम जैसे कि डीसी सप्लाई दे रहे हैं, है ना, तो उसका कार्य क्या होता है, वोल्टेज को नियंत्रण करना, वोल्टेज को कंट्रोल करता है। एक्साइटेशन सप्लाई बंद हो जाए फिर क्या होगा, बंद होगी तो जनरेटर का वोल्टेज गिर जाएगा, डाउन हो जाएगा, बंद नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगी, या अगर वोल्टेज गिर जाएगा, अगर एक्साइटेशन बंद, वोल्टेज मतलब कि एक्साइटेशन होगी, है ना, सप्लाई बंद होगी तो वोल्टेज हमारा गिर जाएगा। आरपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, मैंने बता दी है, आपको कमेंट करनी है ना। हाइड्रो टरबाइन की आरपीएम किस पर निर्भर करती है, तो वो होती है आपके वाटर हेड, है ना, नहीं क्या होता है, वाटर हेड और जनरेटर लोड पर निर्भर रहती है। अगर जल प्रवाह बहुत अधिक हो जाए क्या खतरा होगा ना, तो टरबाइन डैमेज हो सकती है, जनरेटर ओवर स्पीड पकड़ लेगा, पेन स्टॉक प्रेशर ब्रस्ट हो जाएंगे, है ना। उसके बाद क्वेश्चन है हाइड्रो पावर प्लांट में कौन सा फॉल्ट सामान्यता होता है, देखिए आपको पता है ओवर स्पीड होगी, है ना, अंडर वोल्टेज फॉल्ट, अर्थ वोल्टेज और अर्थ वोल्टेज नहीं, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो लेकिन अर्थ फॉल्ट क्या होता है, वो आपको अर्थिंग करनी पड़ती है ना। तो लेकिन ये क्या फॉल्ट आते रहते हैं, ओवर स्पीड हो जाएगी, अंडर वोल्टेज हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा हमारा जो पावर प्लांट है हाइड्रो पावर प्लांट में, है ना। तो ऐसे फॉल्ट देखने को मिलेंगे आपको। अगर टरबाइन का शाफ्ट है ना क्या हो जाए, हाइड्रो जनरेटर का कूलिंग सिस्टम क्या होता है, किस पर आधारित रहता है ना, तो वो रहता है आप से एयर कूलिंग के द्वारा, है ना, वाटर कूलिंग के द्वारा हम कूलिंग प्रोवाइड करते हैं हाइड्रो जनरेटर में। उसके बाद अगर जल में मलबा आ जाएगा तो क्या होगा, है ना, जो पेन स्टॉक है उसमें क्या होगा, पेन स्टॉक के द्वारा आएगा ना उसके ऊपर, तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एफिशिएंसी घटती है, वाइब्रेशन होती है, रनर ब्लेड का नुकसान होता है जो टरबाइन के ऊपर लगी होती है। टरबाइन ओवर स्पीड ट्रिप सिस्टम का काम क्या है, ट्रिप सिस्टम से आपको पता है कि कुछ ना कुछ इसमें डिस्कनेक्ट करना है ना, प्रोटेक्ट करना है। ट्रिप से क्या होगा, हमारी जो टरबाइन है वो टरबाइन को प्रोटेक्ट करेगी, ट्रिप हो जाएगी, अगर कोई भी जैसे मलबा आता है तो ट्रिप हो जाएगी, ताकि हमारी ब्लेड भी है जो टरबाइन है वो प्रोटेक्ट हो, है ना। हाइड्रो जनरेटर में सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि ग्रिड में अगर आपने सप्लाई दी है ना, उसको आपने फ्रीक्वेंसी के साथ मिलाना है, जनरेटर को ग्रिड फ्रीक्वेंसी के साथ मिलाना होगा, तो आप क्या करेंगे, यूज करेंगे आपस, है ना, जो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है ना, क्यों करते हैं, है ना, क्या मतलब है इसका, जो जनरेटर है ग्रिड फ्रीक्वेंसी के साथ मिलना चाहिए, मैचिंग विद द ग्रिड फ्रीक्वेंसी, जो जनरेटर में फ्रीक्वेंसी होगी और जो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी वो मैच करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हाइड्रो जनरेटर में ओवरकरंट से बचाने के लिए आपने पढ़ा है रिले ही इसमें यूज़ करेंगे। उसके बाद डिफरेंशियल रिले किस फॉल्ट को डिटेक्ट करती है, तो वो करती है इंटरनल फॉल्ट, जितने भी इंटरनल अंदर आपके जो जनरेटर है टरबाइन है उसमें क्या जो फॉल्ट आते हैं उसको डिटेक्ट करेगा, है। उसके बाद रिसीवर पावर रिले का काम क्या होता है, रिवर्स पावर रिले का उपयोग पूछा है यहाँ पे। उसके बाद इसका आंसर रहने वाला है जनरेटर प्रोटेक्शन, है ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, है ना। रिवर्स पावर रिले क्या कार्य करती है, जब टरबाइन रुक जाएगी तो जनरेटर, है ना, मोटर की तरह चलने लगेगा, तो रिले हमारा ट्रिप करेगा सिस्टम को, है ना, जनरेटर को। उसके बाद अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन किस फॉल्ट से सुरक्षा करता है, अर्थ फॉल्ट फेस टू अर्थ, ये तो आपको पता ही है, अर्थिंग के साथ, है ना, अर्थ फेस टू अर्थ से प्रोटेक्ट करता है।
हाइड्रो जनरेटर वाइंडिंग इंसुलेशन की जांच के लिए कौन सा उपकरण किया जाता है? तो आपको पता है मैगर के द्वारा हम इंसुलेशन टेस्ट करते हैं, वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्ट, वाट मीटर के द्वारा पावर। टोंग टेस्टर का भी मैंने आपको बताया था, है ना। इसको आपने कमेंट करना है। टोंग टेस्टर को क्लैंप मीटर भी कहा जाता है, क्लैंप टेस्टर भी कहा जाता है। एक्साइटेशन करंट मापने के लिए, है ना, जो करंट होगा, है ना, उसको मेजर किससे करेंगे हम? एमीटर से। हाइड्रो जनरेटर वोल्टेज किस उपकरण से नियंत्रित किया जाता है? तो वो किया जाता है आपके ऑप्शन नंबर डी, एक्साइटेशन सिस्टम, और AVR ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर के द्वारा, है ना। AVR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। उसके बाद क्वेश्चन है, अभी इसका मैंने बता दिया है ना, अभी बताया क्या होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। उसके बाद अगर एक्साइटेशन बढ़ा दिया जाए तो वोल्टेज में क्या होगा? तो वोल्टेज क्या होगा? बढ़ जाएगा। अभी मैंने पीछे डिस्कस की, है ना, कि वोल्टेज गिर जाता है एक्साइटेशन नहीं होगी तो, है ना। हाइड्रो जनरेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? किसके द्वारा नियंत्रित करता है ना? फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, और गवर्नर के द्वारा फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित किया जाता है। जनरेटर ट्रिप होने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए, है ना? जनरेटर क्या होगा? व्हाट शुड बी डन फर्स्ट आफ्टर जनरेटर ट्रिप? तो फॉल्ट को जांचना पड़ेगा कि किसके कारण हुआ है, ये ट्रिप कैसे हुआ है। दोस्तों, आपका सपोर्ट के लिए मुझे एक लाइक चाहिए, शेयर चाहिए, है ना, कमेंट कीजिए प्यारा सा। सिंक्रोनाइजेशन लैंप मेथड से क्या जांचा जाता है ना? तो उससे मापा जाता है वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड फेज जनरेटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है ट्रिप सर्किट का। ट्रिप का आपको लग गया पता, ट्रिप से क्या होगा कि ट्रिप ही होगा, फॉल्ट आने पर सर्किट से ना डिसकनेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है हाइड्रो पावर प्लांट, है ना, हाइड्रो प्लांट में वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग क्यों होता है? मॉनिटरिंग तो आप समझते ही है ना, जो फॉल्ट को वो डिटेक्ट करेगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बियरिंग फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए, है ना। उसके बाद हाइड्रो जनरेटर की बाइंडिंग पूछी है ना, टेम्परेचर कैसे मापा जाता है हाइड्रो जनरेटर की? तो आप थर्मिस्टर सेंसर के द्वारा, है ना, RTD के द्वारा, थर्मोकपल के द्वारा, है ना, उपरोक्त सभी है। उसके बाद अगर जनरेटर न्यूट्रल ग्राउंडिंग से टूट जाए तो क्या होगा, है ना, जो न्यूट्रल किया जाता है, ग्राउंड जनरेटर का न्यूट्रल ग्राउंडिंग किया जाता है, अगर टूट जाए तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे पूछा है। तो प्रोटेक्शन सिस्टम काम नहीं करेगा ना, जो प्रोटेक्शन ग्राउंड मतलब कि जो न्यूट्रल में है, जो वोल्टेज वो ग्राउंड में नहीं जाएगा तो सिस्टम काम नहीं करेगा। अगर वोल्टेज, है ना, वोल्टेज भी इनबैलेंस हो जाएगा ना, अर्थ फॉल्ट डिटेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उसके बाद सबसे तेज कार्य करने वाला रिले कौन सा होता है? प्रोटेक्शन हाइड्रो जनरेटर में रिले, है ना, जो कि सबसे तेज हाई स्पीड में काम करेगा ना, विच रिले वर्क फर्स्ट एस्टेड, है ना, जनरेटर प्रोटेक्शन। तो क्या करेगा वो? डिफरेंशियल रिले क्या करेगा? सबसे तेज कार्य करेगा रिले, है ना, प्रोटेक्ट करेगा जनरेटर को, हाइड्रो जनरेटर को। एक्साइटेशन फेलियर प्रोटेक्शन रिले, तो एक्साइटेशन सप्लाई फेल हो जाए तो, है ना, तो ट्रिप करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है सबसे पहले स्टेप, है ना, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हाइड्रो जनरेटर में स्टार्ट करने के लिए? सबसे पहले क्या होता है ना? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चेक्स और वाटर गेट ओपन करना पड़ेगा, है ना। स्टेप अप से पहले सिस्टम, है ना, ऑयल लेवल, वाटर प्रेशर और गवर्नर टेस्ट जरूरी होते हैं। इंस्पेक्शन की जानी चाहिए सबसे पहले। सिंक्रोनाइजेशन लैंप मेथड ये बता दिया। इसमें डार्क लैंप का पूछा है तो ये होता है प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उसके बाद जनरेटर को ग्रिड से जोड़ने के लिए किस स्विच गियर का उपयोग किया जाता है? स्विच गियर का उपयोग किया जाता है। तो सर्किट ब्रेकर के द्वारा क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तोड़ते हैं। सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं जैसे कि MCB हो गए, लेकिन इसमें पावर में और सर्किट हो गए जो कि कनेक्ट करती है। ऊपर आपने सब स्टेशन में देखे होंगे, है ना, लाइन को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम करती है सर्किट ब्रेकर। उसके बाद अगर सिंक्रोनाइजेशन के समय फेज मैच नहीं होगा ना, मिस मैच हो जाएगा तो क्या होगा? हैवी करंट फ्लो होगा, है ना, मैकेनिकल सिस्टम ट्रिप हो जाएगा, स्ट्रेस क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इसका। उसके बाद क्वेश्चन है लोड शेयरिंग का मतलब क्या होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, लोड को कई जनरेटर के साथ बांटा जाता है ना। शेयरिंग तो आपको लग गया पता, शेयरिंग जैसे कि आप अभी शेयर करते हैं कुछ, है ना, व्हाट्सएप में करते हैं, तो इसमें जनरेटर का पूछा है ना, तो क्या करेंगे? लोड को कई जनरेटर में बांटना। पैरेलल ऑपरेशन के लिए जनरेटर में क्या समान होना चाहिए?
सेम वोल्टेज फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सेम फेज सीक्वेंस होना चाहिए, इक्वल लोड शेयरिंग एबिलिटी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उसके बाद ग्रिड फ्रीक्वेंसी घटने पर जनरेटर की स्पीड पर क्या असर होगा, है ना, घटेगी वो। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद लोड बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, टरबाइन गेट को खोलना, इंक्रीज वाटर फ्लो, वाटर को फ्लो को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, अगर ग्रिड फेलियर हो जाए तो, है ना, अब ग्रिड फेल हो जाएगा, जो सप्लाई है वो ग्रिड की जो सप्लाई है वो फेल होगी तो जनरेटर में क्या होगा, जनरेटर हमारा तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, जनरेटर शटडाउन के दौरान पहले क्या बंद किया जाता है, तो लोड ब्रेकर के द्वारा लोड को बंद किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद गवर्नर स्पीड कंट्रोल में कौन सा सिग्नल प्रयोग होता है, तो वो होता है BC, हाइड्रो, है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उसके बाद लोड कम करने के लिए गवर्नर का काम क्या होता है, वो क्या करता है, गेट बंद कर देता है, स्पीड बंद कर देता है टरबाइन की। ये तो आपको पता है। कितनी फ्रीक्वेंसी होती है ग्रिड की, 50 हर्ट्ज, और इंडिया की कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। उसके बाद क्वेश्चन है, यदि जनरेटर ग्रिड से अलग हो जाए या चलता रहे तो क्या कहलाता है, इसका मतलब क्या है ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑपरेशन क्या होगा, है ना, ऑप्शन नंबर इज बी इज राइट आंसर। उसके बाद अगर लोड अचानक से कम हो जाए तो जनरेटर स्पीड में क्या प्रभाव होगा, अगर लोड आपके पास कम हो जाएगा अचानक से, जो टरबाइन की जनरेटर की स्पीड है वो घटेगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, एक्साइटेशन बढ़ने से जनरेटर का पावर फैक्टर कैसा होता है, लैग करता है, लैगिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, किसके बीच कार्य करता है, क्या ऑटोमेटिक लोड शेयरिंग सिस्टम क्या होता है इनमें से, 4 ऑप्शन में से, तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी इज 2 और मोर जनरेटर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उसके बाद हाइड्रो जनरेटर को ग्रिड में जोड़ने से पहले कौन सी सेफ्टी करनी चाहिए, है ना, तो ऑप्शन नंबर है इसका ए, क्या करना पड़ना, पहले प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ेगी।